शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हमारे 26 सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर पूरा देश गम में डूबा है, लेकिन साथ ही हर एक हिंदुस्तानी के मन में गुस्सा भी है। हर कोई मोदी सरकार से पूछ रहा है, हमारे जवानों की हत्या करने वाले हत्यारे नक्सलियों से बदला कब लेंगे? कब होगा इन आतंकियों का सफाया जो बार बार हमारे जवानों का नरसंहार करते हैं? दूर दराज बस्तर के जंगली इलाके में हमारे जवानों के खून से होली खेलते हैं। छत्तीसगढ़ और दिल्ली में बीजेपी की सरकारें हैं जो आज कटघरे में है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, 25 जवानों की शहादत का बदला सिर्फ बयानों से होगा और क्या सिर्फ जुबानी हमलों से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए सरकार के बयान और विपक्ष का हमला। ये समस्या बहुत पुराना है, बहुत दिन से चल रहे गंभीर समस्या है। इसको समाधान करने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में करेंगे और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर, उसी का यह परिणाम है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा, कांग्रेस से यहां स्टूडियो में प्रदीप जैन हैं, सीपीआई से मेरे साथ आमिर हैदर जैदी साहब हैं, आरके सिंह जी हैं जो कि आईजी के तौर पर रिटायर हुए हैं सीआरपीएफ से। मेरे साथ यहां प्रोफेसर संजय सिंह जी हैं, कुमार संजय सिंह जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, और इस समस्या के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। आप एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी अक्सर बोलते हैं। स्वागत है आप सबका। जीवीएल, पहले आपसे शुरू कर रहा हूं, क्या सिर्फ बयानों से ही ये हो जाएगा बदला हमारे 26 जवानों का? बल्कि मोदी सरकार आने के बाद 63 जवानों की हत्या हुई है जीवीएल नक्सलियों के हाथों। क्या सिर्फ बयानों से हो जाएगा? मानक जी, वहां काम हो रहा है, लगातार तेजी से वहां विकास का काम हो रहा है और पिछले ही दिसंबर में 11,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे। उसपे कल जो हादसा हुआ, कल जो अटैक हुआ, वो भी उस रोड प्रोजेक्ट को जो सिक्योरिटी हमारे सीआरपीएफ जवान प्रोवाइड कर रहे थे, उन पर अटैक हुआ। तो एक तरह से ये विकास तेजी से हो रहा है और माओइस्ट पर बड़ी एक उनकी जो एरिया अंडर कंट्रोल है उस पर बहुत उनको खतरा साफ दिख रहा है। जब ये सुकमा जहां ये अटैक हुआ है कल, ये सुकमा उनकी हेडक्वार्टर है, एक तरह से माओइस्ट का हेडक्वार्टर है और उस हेडक्वार्टर में एक उनके लिए आखिरी एक बैटलफील्ड है। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए ये एक तरह से उनकी तरफ से अटैक हुआ है। तो इसको सरकार इस चुनौती को स्वीकृति करती है और जो आखिरी बैस्टियन है उनका सुकमा, वो भी खत्म करके इस प्रॉब्लम से सरकार पूरी तरह इसको खत्म करेगी। ये इसी का एक संकेत है। ये डेस्परेशन केवल डेस्परेशन नहीं है, जिस प्रकार उन पर एक चुनौती है उसको किसी न किसी तरह से टालने के लिए एक उनकी तरफ से एक आखिरी कोशिश है। इसमें भी हम सक्षम होंगे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ये लड़ाई जब यही हमले यूपीए सरकार के समय होते थे, तब आप ही के नरेंद्र मोदी और आप भी सारे नेता यही पूछते थे कि सरकार कमजोर है, सरकार नाकाम है, नक्सलियों के आगे घुटने टेक चुकी है, नक्सलियों से हाथ मिला चुकी है। इसी तरह के आरोप आप भी लगाते थे। आज सारे आरोप वही के वही घूमकर आपको हॉन्ट कर रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा। सारे आरोप आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। गलत नहीं हो चुके हैं बड़े मोदी सरकार में। पिछले महीने भी हुआ, 63 जवान शहीद हो गए और आपकी तरफ से सिर्फ बयान आ रहे। नहीं, आरोप गलत है क्योंकि हम इस चुनौती को इसको खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम एक प्रणाली का हमने जो तैयार किया है उसकी इंप्लीमेंटेशन में एक हमारे लिए एक, आई सी दिस एज अ सेटबैक, सर्टनली इट्स अ सेटबैक, बट लेकिन ये जो बड़ा जो प्रॉब्लम है, चुनौती है, इसको हम इस चैलेंज को हम मीट कर रहे हैं, इस चैलेंज को हम खत्म कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार का अटैक हुआ है। हम हाथ बांध करके यूपीए के तरह नहीं बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल दिग्विजय सिंह नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सारे सिंपथाइजर हैं माओइस्ट के।
तो इसलिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए वो तैयार नहीं थे। ये कैसा आरोप है? एक आइडियोलॉजिकली ये कैसा आरोप है जीवीएल में रहते थे? आशा को किन शब्दों में बयान कर रहे हैं, मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बिल्कुल आपका सही है। वक्तव्य लग रहा। ये आप बिल्कुल देखिए सही है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में वाईएसआर ने आंध्रा में किस तरह इस चुनौती से निपटे, कश्मीर को किस हालात में यूपीए ने पंचायत से लेकर ग्राम प्रधान तक चुनाव हुए, आज आपने पूरे कश्मीर में आग लगा दी। और आज आप उन शहीदों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे जिनकी निर्दोष जान आज छत्तीसगढ़ में गई है। कम से कम उनके लिए एक एक मंत्री जाए उनके घर पे, उनको 5-5 करोड़ रुपए मिले। आप इलेक्शन में तो एक एक विधानसभा लोकसभा में आपके केंद्र सरकार के 10-10 मंत्री जाते हैं। इतने लोग हताशा में हैं। 125 करोड़ लोग। प्रदीप जी, सरकार पर हमला करना बड़ा आसान है। जब बीजेपी विपक्ष में थी यही करती थी, आप भी वही कर रहे हैं। बात पर ये हमारे नेताओं ने अपनी जान दी है। लेकिन प्रदीप जी, आपके समय भी ऐसा ही हुआ था ना, 76 जवान एक बार, 14 साल से 14 साल से रमन सरकार वहां पर है। और आप देखिए केपीएस प्रदीप जी ये कहिए, आप ये कहिए। हम बिल्कुल 1 मिनट, लेकिन आप ये सुरक्षा सलाहकार बनाया था, उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा वेतन लो और मौज करो। आज क्या स्थिति है? 425 थाने में 161 थाने में गाड़ियां नहीं है। 10,000 से ज्यादा पुलिस अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं आप, ये सारे आरोप लगाकर। इनकी सरकार है, 14 साल सरकार को 3 साल हुए हैं। 14 साल हुए हैं राज्य की। लेकिन राज्य सरकार के साथ, छत्तीसगढ़ की सरकार, सीआरपीएफ, केंद्र सरकार, सबकी जिम्मेदारी है। अभी 1 साल के अंदर 46 लोग मरे हैं जनवरी से लेकर अभी तक। आप देखिए, तो आप ये कह रहे हैं कि आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए? नहीं, पूरी तरह से राज्य सरकार को जो नियत बनाना चाहिए, हमारे नेता माननीय दिग्विजय सिंह ने वक्तव्य कहा, उस पर इन्हें मनन करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका आत्ममंथन होगा। आज अगर जीवीएल भाई ये बात बोलते कि हम शहीदों के घर पर अपने नेताओं को भेजेंगे, हम इस समस्या का निदान कराएंगे। शहीदों के घर पर नेताओं को भेजने से उनके परिवारों को कोई सांत्वना नहीं मिलती है, उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। तो समस्या तो जान जाती क्यों है? हमारे जवानों की हत्या इन नक्सली इलाकों में होती क्यों है? ये क्यों नहीं रुकती? इन नक्सलवादियों का सफाया क्यों नहीं होता? आर के सिंह जी बताएंगे। आर के सिंह जी, आप तो सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं, क्या वजह है कि एक एक बार में 20, 30, 50, 60, 70 जवान हमारे लेम डक की तरह वहां पर और इस तरह शहीद हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते? नहीं, कर तो पाते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसके जो रीजंस हैं वो रीजन ये है कि इंटेलिजेंस इनपुट बहुत ही कमजोर और बहुत ही बेकार है, जिससे जवानों को कोई मदद नहीं मिलती। इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वही है जो कल था, वो आज है और आगे भी वही रहेगा। ये वो लोग हैं जो पहले भी राय दिया करते थे, उसी तरह के लोग आज भी राय दे रहे हैं। हमारे लीडर्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृहमंत्री जी हैं, उनकी मंशा पे मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक्सपर्ट नहीं है। वो जिन लोगों की मदद ले रहे हैं, जिनकी राय ले रहे हैं, ये उसी तरह के लोग हैं जो पहले भी राय देते रहे थे और उसका खामियाजा हमारे जवान भुगतते रहे, हमारे अफसर भुगतते रहे, हमारे फोर्सेस भुगतते रहे। कह रहे हैं कि हम वहां सड़कें बना रहे हैं, हम वहां विकास कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए माओवादी कॉर्नर हो गए, बौखला गए और ये हमला कर रहे हैं। कॉर्नर नहीं हुए हैं माओवादी। जहां जहां हैं वहां हैं, उनकी पकड़ अभी भी है। और रोड बनाना बहुत अच्छी बात है, वो अप्रोच के लिए जरूरी है। अनलेस रोड होगा, फोर्सेस नहीं इंटीरियर में जा पाएंगी। तो उनका काम जो वो है रोड बनाने का, वो बुरा नहीं है, सही है। लेकिन जो हमारे लोग हैं जो आपकी पॉलिसीज बना रहे हैं, जो अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं आर के सिंह जी। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के साफ कह रहे हैं बीजेपी के नेता नक्सलियों से मिले हुए। देखिए, ये पॉलिटिकल सवाल है, पॉलिटिकल सवाल पे मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। आपने कहा इंटेलिजेंस नहीं आ रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं इंटेलिजेंस देना। क्या वहां पर नेता क्या मिले हुए हैं वहां पर नक्सलियों से? इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, देना, ये सारी जिम्मेवारी होती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की। जो काम वो सुचारू रूप से, सही तरीके से, टू द पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ये मेरा आरोप है और इसी के कारण हमारे जवान शहीद हुए हैं। आर के सिंह जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि आज बहुत भारी मन से मुझे ये शो करना पड़ रहा है, बहुत भारी मन से। जैदी साहब, आपकी भी वही विचारधारा है ना? वामपंथी विचारधारा, ये भी एक्सट्रीम अल्ट्रा लेफ्ट विंग वाले ही हैं ये? देखिए, नक्सली सारे उस इलाके में जो बसते हैं। गुप्ता जी, अगर हमारी वहां विचारधारा है तो हमारी सरकार क्यों नहीं है वहां पर?
उन इलाकों में तो नक्सलियों की सरकारी चलती है। सर सुन लीजिए बात, अगर सवाल पूछा है तो जवाब सुन लीजिए। हाँ। पहले कांग्रेस की सरकार थी, पहले भी नौजवान मरते थे, हम गुस्से का इजहार करते थे, किसान भूखा था, हम अफसोस करते थे। आज भी कहना चाहिए, आज न्यू इंडिया वालों की सरकारें न्यू इंडिया बनाने निकले हैं कि न्यू इंडिया का निर्माण हम कर रहे हैं। मैं तो उनकी आलोचना नहीं करूंगा, आलोचना करूंगा तो राष्ट्रद्रोही कहलाऊंगा। तो ये उनसे पूछा जाएगा ना कि आज देश का किसान जब जंतर मंतर पे आता है तो कहना चाहिए वो मल मूत्र खा के वापस जाता है। और देश का सीआरपीएफ का किसी भी फोर्स का जवान कहता है मुझे अच्छी दाल दे दो तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये राष्ट्रवादियों की सरकार है। अब इनसे ये पूछा जाए कि पिछले दिनों से सन 2015 से लेके अब तक 480 जवान शहीद हुए हैं, करेक्ट कीजिए अपने को। और दूसरे ये, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का पूरा काफले की हत्या हुई थी तो कहा गया था कि साहब जोगी से मिलकर हत्या हो गई। और उसमें सन 2015 के अंदर की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी। और सन 2015 के अंदर बीजेपी के ऑफिशियल कार्यकर्ता नक्सलियों के साथ कहना चाहिए पकड़े गए थे, कमांडर पकड़े गए थे। तो ये लोग मिलके करते हैं वहां सब कुछ। गंभीर आरोप है। उसके बाद ये कहते हैं कि वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। हमने आज कंडम किया है, हमने इसे लाल आतंकवाद बताया है, हम इसे आतंकवादी कहते हैं। ये आतंकवादी कहने को तैयार नहीं है। ये आरोप लगाते हैं आपके साथ इनका सफाया होना चाहिए। सुन लीजिए, इनका सफाया मैं क्या कह रहा हूं, ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर वामपंथियों से संबंध है। अरे वामपंथियों से संबंध है, आपने कहा था नोटबंदी के बाद सारा कहना चाहिए नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। कहां खत्म हुआ है? आतंकवाद कश्मीर के अंदर पत्थर मारने वालों की कमर टूट जाएगी, कहां टूटी है? बहुत तो जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा। जीवीएल जवाब दीजिए। जवाब बहुत गंभीर आरोप है। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और देखिए सीधा आरोप है कांग्रेस का और सीपीआई का। आपके नेताओं के हाथ भी इन जवानों के खून से रंगे हुए हैं। बहुत गंभीर आरोप है जीवीएल। इनके अधिकारी पकड़े गए, पदाधिकारी पार्टी के पदाधिकारी नक्सलवाद से संबंध में पकड़े गए। नहीं ठीक है, मुझे सीपीआई का आज तक एक कार्यकर्ता इस कार्य जीवीएल उसमें शामिल नहीं। जवाब सुन लीजिए जीवीएल। अब देखिए, कम्युनिस्ट का इतना दयनीय स्थिति हो गया देश में। तो कभी कभी टेलीविजन में अपने आप को अच्छा पेश करने के लिए, सुन लीजिए, आपने जो देश की सुरक्षा आपको जो कहना था, कभी समझौता आप देश की वफादारियों से समझौता करते हो। महबूबा मुफ्ती जो हिजबुल की समर्थक कहलाती है, उसकी गोद में बैठ के भारत माता कहते हो। पत्थरबाजियों को बुरहान वानी का जवाब तो सुनिए जैदी साहब जवाब भी सुनिए। सब बुरहान वानी को मुआवजा क्यों दिया आपने? अरे बहुत आरोप, आतंकवाद के समर्थक हो तो क्या क्यों दिया मुआवजा? जैदी साहब एक सेकंड जीवीएल जवाब। अरे जैदी साहब जवाब जीवीएल। जैदी जी इतनी बौखलाहट में है क्योंकि देश की जनता सच्चाई जानती है। इनकी दोहरी चरित्र, इनकी दोहरी चेहरा जनता के सामने। आप सुन तो लीजिए भाई। सुकमा के अंदर सन 2015 में पकड़े गए। ठीक है जैदी साहब जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए जीवीएल। जवाब नहीं देंगे भाई, आप इलेक्शन मोड में प्रदीप जी जवाब देखिए नहीं अलाउ नहीं कर सकता। प्रदीप जी नहीं रुकना पड़ेगा। प्रदीप जी आपको रुकना पड़ेगा। प्रदीप जी आपको रुकना पड़ेगा। मैं नहीं, देखिए अनफेयर हो गया। प्रदीप जी नहीं, लिमिटेड टाइम होता है, सबको बोलने का मौका मिलेगा। आरोप बहुत हो गए। जीवीएल जवाब दीजिए। जैदी जी ऐसे नेता है, ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो दिल्ली के कॉलेजेस में उनके छात्रों से नारा लगवाते हैं बस्तर की आजादी, और ऐसे सारे आतंकवादी जिनको कहते हैं उनके समक्ष और उनके पक्ष में सारे स्टूडेंट्स को जैदी साहब बोल कि ये कम्युनिस्ट लोग जो हैं, अरे जैदी साहब आपको सुनना पड़ेगा। आप जीवीएल कंप्लीट करिए। आप इतने डरपोक हैं, आप उनके साथ हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, आप उनके साथ हैं, ओवरग्राउंड आप हिजबुल की तरह उसके साथ है, समर्थक के साथ है, आप महबूबा मुफ्ती के साथ है। जिनकी निंदा आप मुझे बताइए आसाम के अंदर आप मुझे बताइए आतंकवादियों से समझौता किसने किया? सब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। गुप्ता जी जवाब इन्हें देना पड़ेगा। मतलब नहीं रह जाएगा कोई डिबेट का जवाब। सबको समझौता है। सबको सुनना पड़ेगा आपको। सर देश को ये पता होना चाहिए ना, असम गण परिषद जो है वो आतंकवादी संस्था कहलाती है, उससे समझौता इनका है, कम्युनिस्टों का नहीं है। जैदी साहब देखिए फिर वही हो जाएगा। अब आप देखिए। हाँ चलिए जीवीएल कंप्लीट करिए आप।
जिनके खिलाफ हम बोलते हैं, ऐसे जो नाटक करने के जो प्रयास कर रहे हैं जयदेव साहब, सच्चाई जनता को पता है। आप ही ओवरग्राउंड सिंपथाइजर्स हैं ऐसे माओवादियों का। आपका जनता ने पूरे देश भर में छुट्टी कर दिया। सीपीआई के नाम और निशान नहीं है आज राजनीति लोकसभा में। आप नाटक बंद करिए। जीवीएल मुद्दे पे रहिए, जयदेव साहब पर डिबेट नहीं है। आरोप आपके ऊपर है क्योंकि सरकार वहां भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है। ये हमले बार बार क्यों हो रहे हैं? हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। हाँ। क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि राजनीति में भी और राजनीति के अलावा भी ऐसे कई शुभचिंतक हैं इन माओवादियों का, जो ह्यूमन राइट्स को पिटोरा लेकर के, ह्यूमन राइट्स की एक्सक्यूज लेकर के जिस प्रकार समर्थन करते हैं। मीडिया में इनके लोग घुसे हुए हैं, कॉलेजेस में इनके लोग घुसे हुए हैं। तो एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल वार उनके माओइस्ट के पक्ष में ये दिल्ली में बैठ के लड़ते हैं। और लड़ाई तो वहां बस्तर में लड़ी जा रही है। ऐसे देशद्रोही कहूंगा मैं जवान तो बस्तर में मारे जा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? 3 लाख लोगों के जवानों की नहीं, क्योंकि ऐसे माओवादियों की उनके जो मोरल सपोर्ट है, पूरे टाइम उनकी मोरल सपोर्ट है, ऐसे लोगों से आते हैं। आपने डीजी की नियुक्ति दिग्विजय सिंह भी इसी श्रेणी में है। 3 लाख जवानों की फोर्स, दिग्विजय सिंह भी मोरल सपोर्ट देने वाले में से हैं। अच्छा एक सेकंड प्रोफेसर साहब। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी अतीत में नक्सलों को एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बताया था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी फिर आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी फोबिया पर आ गए। आपको क्या हो गया? आप बताइए, डीजी क्यों नहीं है? इनकी सरकार है, आज डीजी क्यों नहीं है? आप देश के अंदर राहुल और सोनिया गांधी की नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बताया जाता है, जो कि इस समस्या की एक वजह है। प्रोफेसर साहब आप पंजाब से देखें, आप वापस देखें प्रोफेसर ने किस तरह से। प्रदीप जी जरा सुनिए प्रोफेसर साहब। मुझे लग रहा है कि किसी भी जगह अगर कोई समस्या होती है ना, तो उसके विशिष्ट परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में अभी जो आप देखिएगा कि नक्सल जो आर्म स्क्वाड है और सीआरपीएफ के बीच में जो मुठभेड़ की घटना है, वो पिछले 10 साल में बहुत तेज हुई है। उसके पहले के अगर आप पीरियड में जाएंगे तो नक्सलवाद का वहाँ बहुत बड़ा जनाधार नहीं था। बिहार में था, उड़ीसा में था, आंध्र प्रदेश में था, यहाँ नहीं था। तो ये जो जन आधार बना है ना, इसके बनने का मुझे लगता है 3 कारण है, जो व्यवस्थागत कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जब चिदम्बरम साहब ने एक नीति बनाई कि खनन को हम बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, और उसके लिए उन्होंने जो आदिवासियों का परंपरागत अधिकार था, जमीन से जुड़ा, जल से जुड़ा, जंगल से जुड़ा, उस पर बहुत तेज हमला किया। नतीजा क्या हो गया कि आदिवासियों के बीच में असंतोष बढ़ा और वो नक्सल के सपोर्ट में गए। और फिर जब एनडीए आई तो उन्होंने ये हमला और तेज कर दिया, क्योंकि जावड़ेकर साहब आए थे तो पता नहीं उनको कितनी ज्यादा जल्दी थी कि धड़ाधड़ कहीं कोल लीज साइन कर रहे हैं। की नाराजगी का मतलब प्रोफेसर आप ये थोड़े है कि नहीं आप जवानों पर हमला करके। सुन तो लीजिए पूरी बात। देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी दिक्कत क्या है कि अगर आप लोगों के जिंदा रहने का अधिकार छीनेंगे ना, उनके लाइवलीहुड का, तो असंतोष बढ़ता है। और इसके तथ्य आपको साहब, ये तो वो लोग हैं जो सरकार और लोकतंत्र में यकीन ही नहीं करते। एक बात तो सुनिए आप, जो आप कहना चाह रहे हैं मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों में जब जनाक्रोश बढ़ता है तो जो भी संगठन वहाँ मौजूद होती है उसको फायदा होता है उसका। जैसे आप देखिए बंगाल में जब कम्युनिस्टों ने जमीन लेने की कोशिश की किसान से, किसान भड़क के कहीं तो गए, कुछ नक्सलवाद में गए, कुछ ममता के पास गए। मैं 1 मिनट में खत्म कर देता हूं, फिर आप। एक दूसरा कारण है कि देखिए जब खनन वाला पूरा अभियान चला, उस समय एक और चला अभियान, और वो अभियान ये चला कि जितने शांति प्रिय संगठन थे उन पे एक बहुत तेज हमला हुआ। ठीक है ना? आपको याद होगा कि जो गांधीवादी आश्रम वगैरह भी थे, वहाँ जो आदिवासियों को पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, उनको उजाड़ दिया गया था। वो तो कोई नक्सली नहीं थे। जब शांति यात्रा निकालने की कोशिश की गांधीवादियों ने, उनको पीट पाट के भगा दिया। वो तो नक्सली नहीं। हमदर्दी रखते थे क्या? नहीं। देखिए दिक्कत क्या है ना कि सरकार में ना दूरदर्शिता होनी चाहिए। अच्छा, अगर तीसरा कारण 1 मिनट सेकंड वाले का एक लाइन है, आप अगर लोगों को अपना दर्द अभिव्यक्त करने के लिए शांति प्रिय संगठनों को छोड़ेंगे ही नहीं, तो जो संगठन मौजूद होगा वहां जाएंगे। मरता क्या करेगा? बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स।
एक तीसरा कारण है कि आप देखिए, एक बहुत बड़ी गलती की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको ना सामान्य पुलिसिंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो वो ओवर एक्सपोज्ड होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो ठीक से लगते नहीं हैं, और पब्लिक में जितना ज्यादा इस तरह का फोर्स रहेगा, इसके ऊपर अटैक की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती है। आप सहमत हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिसिंग शुड बी द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। डाइवर्ट करने की, मेन मुद्दे से डाइवर्ट करने की ये सब बातें हैं। ज्यादा पढ़ लिख के यस यू कैन स्पीक एनीथिंग, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वहां के लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने हथियार उठा लिया और सैकड़ों लोगों को मारना शुरू कर दिया, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कोई नहीं, ये आप लोगों की पढ़ने लिखने की, कॉलेज और स्कूल में पढ़ाने के लिए बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अपनी बात कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं वो क्रिमिनल हैं। दे आर नो पीसफुल पीपल, पीस लविंग पीपल, दे आर क्रिमिनल एंड दे शुड बी ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स। यहाँ कोई फिलॉसफी बताने की जरूरत नहीं है, उनकी फिलॉसफी सिंपल है, वो हमको मार रहे हैं, हमारी फिलॉसफी सिंपल होनी चाहिए, वी शुड किल देम, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, पंजाब प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, मैं केपीएस गिल साहब के साथ ड्यूटी किया हूं पंजाब में, मैं जेएनके में 3 साल रहा हूं, मैं नागालैंड में 6 साल रहा हूं, और सारी में पंजाब पुलिस आगे थी। यू डोंट नो दैट, यू डोंट नो। पंजाब पुलिस सब जगह आगे रही है, पुलिस ही आगे रखी जाती है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोग। छत्तीसगढ़ में तो ये नहीं हो रहा है, एकदम है, एकदम है। छत्तीसगढ़ में आप एक ऑपरेशन बता सकते हैं, ये आप यहाँ बैठे बैठे नहीं बता सकते। नहीं, आप बताइए। जो लोग वहाँ ऑपरेशन में जाते हैं, नो आप ये बता दीजिए, ऑपरेशन में जाते हैं उनके साथ सिविल पुलिस का रेप होता है, बिना रेप के वो जाते नहीं है। लेकिन अब हम लोग जब क्रिमिनल्स को इस तरह से ग्लोरीफाई करना शुरू कर देंगे कि साहब ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये गांधीवादी हैं, तो भगवान ही इस देश। एक शायर ने कहा है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। तो इस देश का वही हाल है। यानी इसका मतलब जीवीएल सही कह रहे हैं फिरजादी साहब? नहीं, जीवीएल ठीक कह रहे हैं? इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जब तक इन आतंकियों का समर्थन, देखिए, मैं बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ से होते हुए दिल्ली तक रहेगा, तब तक इनको खत्म कैसे किया जाए? देखिए, सुन ले, मैं मानक जी, आप मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है। वो तो आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा हूं। अगर आप इसे मुद्दा चुनी हुई सरकार है राज्य में और केंद्र में, इंटेलिजेंस अगर 3 मुद्दे बताए, आपकी भी सरकार थी। प्रोफेसर साहब की अनेकांत सब्जेक्ट है, आपकी अपनी राय, आपकी अपनी राय है। राज्य में और केंद्र में दोनों एक ही सरकार है। नहीं सर, आप डीजी की नियुक्ति नहीं करते। अब अभी वर्तमान में हमारी थी, उस समय हम भी सवालों के घेरे में थे, लेकिन हमने शहादत दी है। हमारे महेंद्र कर्मा जी, हमारे शुक्ला जी और कितने लोगों ने एक अभियान चलाया था, और उसके बाद अपनी शहादत दी। आपकी इनकी पॉलिसी आपकी पॉलिसी ये देखिए, ये इनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आज जिनकी सरकार है उनकी जवाबदेही है। कब डीजी की नियुक्ति करेंगे, कब आप बताइए। आपके पास 10,000 ने कहा, मैं इनकी अक्सर बात का समर्थन करता हूँ, इस बात पर मनन करेंगे। इस साल में 40 शहादतें हुई हैं, को भी निराधार नहीं कह सकते। राज्यों अगर वो कोई समस्या बता रहे हैं, उस पर सोचने के बजाय उन पे ही हम आरोप लगा दें साहब आप तो नक्सल आर के सिंह जाना है, आर के सिंह जी को जाना है। मैं जाते जाते, लेकिन उन्हें आपसे एक कमेंट में आपसे, ये जो कह रहे हैं इनकी बात पे भी सोचना सरकार को चाहिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आर के सिंह जाते जाते एक कमेंट में आपसे ये लेना चाह रहा हूं, आप सही मायनों में ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप तो खुद उस फोर्स से जुड़े रहे हैं। ये 26 जवान शहीद हुए हैं, इनकी मौत का, इनकी शहादत का जिम्मेदार कौन है? सरकार को तो मैंने सिस्टम, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, सिस्टम। जो सिस्टम आज चल रहा है वो सिस्टम, उसको बदलने की जरूरत है। किसी की देखिए, जो सीआरपीएफ को फ्री हैंड नहीं है क्या वहां पर? नहीं, फ्री हैंड सिर्फ अकेला नहीं होता है। नहीं है, 3 लाख फोर्स काम करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। इंटेलिजेंस एक फैक्टर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट दूसरा फैक्टर है, डायरेक्शंस और पॉलिटिकल विल तीसरा फैक्टर है। जो पॉलिटिकल विल पंजाब प्रॉब्लम में था, जो हम पॉलिटिकल विल क्यों नहीं है? आपको फ्री हैंड नहीं है, नक्सलों से इसका मतलब सीआरपीएफ को फ्री हैंड नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी बैठ के वहाँ नक्सलवाद से बात नहीं के अंदर 22 चीफ मिनिस्टर थे,
उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगी। हथियार उठाए हुए लोगों से तो बातचीत होनी भी नहीं। ये तो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उसका पालन करेंगे। अगर कल इनसे लिखा आ जाए सामने नक्सलवादी है, इन पे गोली नहीं चलाना, ये नहीं चलाएंगे बेचारे, इनके हाथ इसीलिए कह रहा हूं फ्री हैंड नहीं है, इसका मतलब हाथ नहीं बंधे। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ग्राउंड पे कितनी फ्रीडम है वो तो मैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो उनको मिलनी चाहिए उसमें कमी है, तभी तो इतने नुकसान हम उठा रहे हैं। अगर उसमें कमी ना हो तो हम उन नुकसान की इतना कैसे उठाएं? एक सेकंड आ रहा हूं प्रोफेसर। जीवीएल जवाब देंगे। जीवीएल, अब तो केंद्र में भी और राज्य में भी आपकी सरकार है और आप कह रहे हैं कि हम तो विकास भी पहुंचा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, नेशन न्यू इंडिया बना रहे हैं। एक सेकंड जीवीएल, फिर भी हमले नहीं रुक रहे हैं। हमारा मकसद तो एक ही है, सिर्फ ये सवाल पूछना, ये हमले क्यों नहीं रुक रहे? मानक जी, जब आप लास्ट बैस्टियन जो सुकमा उनका हेडक्वार्टर है, आप वहां तक आप सड़क को लेके जा रहे हैं, आपके लिए अप्रोच आसान होने जा रही है, आपके लिए वहां आपकी पुलिसिंग बेहतर होगा, तो इस तरह की स्थिति में वो किसी प्रकार की अटैक नहीं करेंगे, ये हम इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी यदि सूचना होती तो इसको अवॉइड किया जा सकता था, तो हर तरह की रिव्यू करना आवश्यक है। लेकिन जो माओवादी जो दशकों से वहां अपने पूरा वहां इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं, ये लोग अचानक कोई अटैक नहीं करेंगे, ऐसा हम अपेक्षा नहीं करना चाहिए। लेकिन पहली बार सरकार एक विल पावर दिखा रही है, वहां पुलिसिंग बेहतर हो, वहां विकास हो, तो इस प्रकार की विल पावर सरकार ने दिखाया है। तो एक लास्ट बैस्टियन को प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर पॉलिटिकल पार्टी करता है, एक सेकंड घर पे भी अटैक कर देते। अरे एक सेकंड जर्दी साहब, जीवीएल ये कह रहे हैं कि ये दशकों की समस्या के घर पे अटैक हुआ। अरे जर्दी साहब देखिए कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, सर ले जाना प्रोफेसर साहब। अरे सर एक बात पूछना चाहते हैं, अब कम से कम डीजी की नियुक्ति तो आप करा देंगे, आप देश के अंदर रक्षा मंत्री दे देंगे। आपके अजीत डोभाल जी, जो आप उस बात से भी प्रेरणा लीजिए कि केपीएस गिल को जब इन्होंने अपना सुरक्षा सलाहकार बनाया था, तब मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि वेतन लो और मौज करो। ये नियत और नीति जब तक रहेगी रमन सरकार की, जो 14 साल से है, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको श्रीमती इंदिरा गांधी और वाईएसआर से प्रेरणा लेना चाहिए, जिनके नेतृत्व में पंजाब की समस्या निपटी और आंध्रा की समस्या निपटी। छत्तीसगढ़ की नहीं निपटा पाए, लेकिन आपने जीवीएल राज्य में सरकार तब भी नहीं निपटा पाए। प्रदीप जैन को पता नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? प्रदीप जैन जी को विकराल अभी हुई है। मैं जीवीएल मैं आंध्र प्रदेश से आता हूं। वाईएसआर की मिली भगत थी माओइस्ट के साथ, वो चुनाव माओइस्ट से समझौता करके जीता था और माओइस्ट इंटेलेक्चुअल सोनिया गांधी के एनएसी में मेंबर रहे। इस प्रकार के आरोप लगे। आपका बोडोलैंड संबंध और दिग्विजय सिंह खुद एक माओइस्ट सिंपैथाइजर है। बोडोलैंड क्या है? तो कांग्रेस पार्टी सिंपैथाइजर्स है माओइस्ट के, और जेडी आप दोनों मिलके सर जो एक साथ अटैक कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं, तीन लोग एक साथ बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन पाएगा। प्रोफेसर साहब एक सवाल, क्योंकि आपको भी जाना है, एक जवाब मैं आपसे ये चाह रहा हूं। जीवीएल ये कह रहे हैं दशकों की समस्या है, 3 साल में हमने बहुत काम किया है इस पर। क्या आपको लग रहा है कि वहां पर सरकार और हमारा सिस्टम, हमारा लोकतंत्र वहां कामयाब हो रहा है? एक बात तो बहुत तय है कि जिस दिशा में सरकारी नीति जा रही है आदिवासी विस्थापन की, अगर ये स्थिति बरकरार रही तो वहाँ शांति बहाल नहीं होगी। नहीं होगी यानी कि कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी सरकार बेबुनियाद। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उस इलाके को शांत करने के लिए मूलतः सैन्य तरीका अपनाया जा रहा है, वो विनाश का सूचक है। मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, ये बेसिकली एक सामाजिक मुद्दा है। इसके लिए जो समाज से राष्ट्र तो कश्मीर में भी सामाजिक ही बताते हैं। नहीं, देखिए भाई साहब, आप ये मुद्दा नहीं, आप सुन लीजिए 2-3 बार। आप देख लो, मनरेगा के लिए जो एलोकेशन था कम कर दिया। जितने भी राजकीय कल्याणकारी नीतियां थी सब कम करते जा रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि आज की तारीख में विश्व का 60% कुष्ठ रोगी इंडिया में रहता है। हमारा जो हंगर इंडेक्स है बांग्लादेश से खराब है।
हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, सर यही समस्या है नहीं, ना? आप देखो ना, यही समस्या है। नहीं जब भी हमारे जवान मरते हैं और ये नक्सली जिन्हें हम आतंकी कहते हैं, ये टेररिस्ट से कम नहीं हानिकारक है, होंगे नहीं है। आप ये हमारे जवानों को मारते हैं, इससे तो समाधान हुआ नहीं। हम रूट कॉज में जाने लगते हैं। रूट कॉज की बात नहीं है। अगर आपकी सारी समस्याएं हम जो काम सरकार को करना चाहिए वो सीआरपीएफ कैसे करेगा? आप तो सीआरपीएफ। अच्छा एक सेकंड, मैं प्रदीप जी, मैं चाहता हूं आप प्रोफेसर साहब को भी जरा जवाब दीजिए, क्योंकि जो आरोप इन्होंने मोदी सरकार पर लगाए हैं वो आपके ऊपर भी लगते हैं। नहीं, प्रोफेसर वो ये कह रहे हैं आपने भी जो सीआरपीएफ को वहां पर आगे किया और ऑपरेशन चलाया नक्सलियों के खिलाफ, वो भी गलत था। उसके पहले भी अगर आप देखें, हमारे महेंद्र कर्मा जी थे, उन्होंने लोगों के बीच में भी गए और हमने ऑपरेशन, दोनों रणनीति बनाना पड़ेगी और रणनीति के लिए आवश्यक है कि सरकार की नीति और नियति ठोस हो, इरादे मजबूत हो, दूसरे पर आलोचना करने से नहीं होगा। आज बेसिक चीज समझिए, आप पर पुलिस फोर्स नहीं है, आप पे गाड़ियां नहीं है, आपके 1 साल के अंदर केवल जनवरी से लेके आज तक 46 जवानों की शहादत हुई। आज कहीं से भी इस बात पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, अगर तमिलनाडु से किसान आकर अपना मलमूत्र पी रहे हैं और केंद्र सरकार उसको राज्य में तमिलनाडु के किसानों का मुद्दा बस्तर के नक्सली आतंकियों से जोड़ देते हैं, मैं यही कह रहा हूं। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूं। जवान हमारे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, उन्हें अगर आगे कर रहे तो उसके पीछे आपकी रणनीति होना चाहिए। आप सड़क बनाने में उन्हें खड़ा कर रहे हैं, आप 14 साल से वहां पर राज्य सरकार चला रहे और आपका जो जीवीएल किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, 14 साल में आप सड़क नहीं बना पाए। जीवीएल किसकी जिम्मेदारी है इन जवानों की शहादत की? मानक जी, सरकार की जिम्मेदारी हर काम के लिए होती है, मैं इससे भागने वाला नहीं हूं, लेकिन जो समस्या है ये विरासत में मिला हुआ है और ये देश की 14 साल पहले की विरासत तो याद है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल का समय मिलता है लोकतंत्र में, जिनकी नियत और नीति कांग्रेस सीपीआई जैसे लोग राजनीतिक रोटियां सेकने लगेंगे, सीपीआई और कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर जनता इन पर नहीं आए, हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम जवानों के लिए 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। हम चाहते हैं डीजी हो, हम चाहते हैं पुलिस फोर्स हो, पुलिस के सिपाहियों को अच्छे हथियार मिले। सरकार अपनी जिम्मेदारी के तहत काम करेगी। अभी तक तो आप लेकिन इस प्रकार की आपका हेलीकॉप्टर 4 घंटे बाद पहुंचा, आप देखिए घटना होने के 4 घंटे बाद आपका हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। आपका से मतलब हमारा हो गया सर? हाँ, हमारा हो गया। हाँ, हमारे देश का हेलीकॉप्टर उनकी रक्षा के लिए वो जवान वहां तड़पते रहे, लेकिन आप वहां पहुंच नहीं पाए। आपकी फोर्स बाद में पहुंच पाई और आपकी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी? एक दिन में 300 साढ़े 300 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वो बीजेपी के दिनों से ये कार्रवाई हो रही थी। आपके सरकार के गृह मंत्री कौन है? अच्छा एक चीज प्रदीप जी, जीवीएल कह रहे हैं कि हमने नक्सलियों को कॉर्नर कर लिया, घेर लिया, वो बौखला गए हैं और अब उनको हम जल्दी खत्म कर देंगे। कोई टाइमलाइन दे सकते हैं जीवीएल? क्योंकि राजनाथ जी कह रहे हैं स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, कश्मीर पूरी तरह अच्छा ये वादा कर सकते, एक सेकंड प्रदीप जी, ये तो वादा कर सकते हैं जीवीएल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है इन जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मतलब उनका सफाया होगा, उनसे बदला लिया जाएगा, उनको उनके किए का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मानक जी, हमारी सरकार में किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी की सरकार नहीं है, देश की सरकार है। आप पार्टी से ऊपर उठिए जीवीएल साहब, ये पूरे देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है। खतरा समझते हैं आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में मत देखिए। वहां की जनता को एक ह्यूमन शील्ड बनाकर, हमारी जनता को ह्यूमन शील्ड बना करके ये लोग वहां एक प्रकार की आतंक चला रहे हैं, तो इसलिए इसमें समय लग रहा है। तो सबसे पहले वहां विकास लेके जाना होगा, वहां पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन साधन को बनाना होगा। वही काम सरकार 14 साल से नहीं कर पाया। 14 साल से रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं। 14 साल, 1 साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन वोट मांगने के लिए समय है। एक जगह जाने के लिए 10-10 मंत्री जा सकते हैं, लेकिन 14 साल में आपको समस्या नहीं दिखाई दी। आपका गृह मंत्री कौन होता है आज पूरा देश नहीं जानता है। आप गृह मंत्री को भी किस आधार पर बनाते हैं ये भी पूरा देश जानता है। गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी है बिल्कुल ठीक है, नहीं मालूम पड़ता है प्रदेश का। जीवीएल है विश्व में
जीवीएल राहुल गांधी कहाँ है विश्व में? अरे जीवीएल कहाँ छुट्टियां मना रहे हैं? अरे जीवीएल पॉलिटिकल, आप देखिए मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। सरकार आपकी है। एक बात कहूंगा कि जीवीएल साहब को कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को सीधे सीधे बख्तर भेज देना चाहिए। दोनों की आजादी के बाद से वहां सरकार है, मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करता है। वहाँ समस्या क्या है, वहाँ समस्या क्या है, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं। समस्या के लिए ये उसे बोल करेंगे, उन्हें साहब इनके समय में इतने मरे थे, इनके हमारे समय में इतने मरे हैं। नहीं, अब सुन लीजिए, गृह मंत्री का बयान सुन लीजिए, बहुत बड़ा बयान है। गृह मंत्री साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हम चुनौती स्वीकार करते हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने एक कमेटी बना दी है, वो तुरंत उसके ऊपर रिपोर्ट बहुत जल्दी रिपोर्ट देगी। बस इससे ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं होगी, अफसोस होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा और दूसरों के ऊपर आरोप क्या अजीत हमारे पास सुन लीजिए, हमारे एक मिनट गुप्ता जी, एक तथ्य बता रहा हूँ। त्रिपुरा हमारे पास है, हमारे पास आने से पहले त्रिपुरा एक शांत क्षेत्र माना जाता था। जिस दिन से त्रिपुरा हमारे पास है, हमारे पास बताओ एक घटना घटित हुई है? हमारे पास बंगाल का टाइम खत्म हो रहा है, वहाँ पर एक घटना नहीं हुई। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन जीवीएल बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बलिदानों का, इन बलिदानों, ये बलिदान बेकार नहीं जाएंगे, इन बलिदानों का बदला लिया जाएगा, नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। इसी नोट पर इसी वादे, सरकार के इसी वादे के साथ इस नोट पर ही हम खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए जीवीएल, प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, जैदी साहब, और हमारे साथ प्रोफेसर संजय सिंह और आरके सिंह भी थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो अब वक्त हो गया सवाल पूछने का, कब पूरा होगा बलिदान का बदला? रवि ठाकुर के साथ।